नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। रोज की तरह आज फिर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस ऑफ अ न्यूज़पेपर विच इज नोन एज द हिंदू, जो आपके यूपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे न्यूज को हमें शॉर्ट लिस्ट करना है और कैसे उसको इन डिटेल पढ़ना है, उसमें से क्या चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपकी वो जो एक कंफ्यूजन रहती है द हिंदू न्यूज़पेपर को लेके या अन्य न्यूज़पेपर को लेके, वो सारी कंफ्यूजन आपकी इस क्लास के अंदर आपको सॉल्यूशन के साथ मिल जाती है। और इसके अंदर हम लोग सारी वो न्यूज जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी के सारी न्यूज को आपके लिए लेके आ रहे हैं। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे हम लोगों को मिल रहे हैं, अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हुए थे कि ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं इसकी पीडीएफ भी हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन में दे दें, तो आज से आपको वो फैसिलिटी भी मिल जाएगी। और एज आई प्रॉमिस कि होली के बाद आपको इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर की कटिंग भी कंटिन्यू मिला करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर उसके होली के बाद इस क्लास को हम लोग लाइव क्लास ही रखें यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज न्यूज थोड़ी सी ज्यादा है तो इन डिटेल हम लोग हर न्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल मीडिया क्या करने वाला है और क्या चल रहा है। सबसे पहले जो ट्रंप के जो बैक टू बैक डिसीजन हो रहे हैं और वो डिसीजन जिस तरीके से वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहे हैं, उसमें इंडिया भी एक कंट्री है जिसके ऊपर टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि इंडिया जो है वो यूएस से आयात होने वाली चीजों पर 100% टैरिफ लगाते हैं हम लोग स्टार्टिंग से, जिसके चलते यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, जो 2 अप्रैल से लागू होगा। उसके ऊपर दुनिया के सभी देशों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अभी तक सब लोग कह रहे थे कि इंडिया का अपना कोई भी स्टैंड सामने नहीं आ रहा है, जबकि चाइना एज अ वर्ल्ड लीडर दुनिया के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, ओपनली धमकी दे रहा है चाइना अमेरिका को कि वो हर टाइप की लड़ाई के लिए अमेरिका के साथ तैयार है। और कहीं ना कहीं चाइना का ये जो कल हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, ये जो स्टैंड है कहीं ना कहीं वर्ल्ड के अंदर उसको एक लीडर के तौर पर सामने लाके खड़ा करने वाला है। एक स्टैंड उसका बहुत क्लियर है, लेकिन इंडिया के ऊपर सबका क्वेश्चन मार्क था कि इंडिया जिसकी 21वीं शताब्दी जो हमेशा बोलता है कि ये विश्व गुरु हम लोग बनने वाले हैं और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री हम लोग हैं, बड़ी इकोनॉमी हम लोग हैं, हर चीज में हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया का अपना कोई भी स्टैंड क्यों नहीं है। मैंने आज जब ये 2-3 दिन से हम लोग जब ये क्लासेस ले रहे हैं तो हम लोगों ने बोला था कि लंदन का जो थिंक टैंक है चैथम हाउस, वहां पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर साहब गए हुए हैं। और जब कल उनसे वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इंडिया का क्या स्टैंड है जो अमेरिका बैक टू बैक टैरिफ सब कंट्री के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसमें इंडिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ विक्टिम, तो इस पे आपका क्या स्टैंड है। तो इसके ऊपर एस जयशंकर ने अपना और इंडिया का स्टैंड एकदम क्लियर किया है। उनका मानना यह है कि यूएसए के साथ जितना भी हमारा पार्टनरशिप है या ट्रंप जो भी स्टैंड ले रहे हैं, जो भी अपने डिसीजन ले रहे हैं, वो इंडिया को बहुत हद तक इफेक्ट नहीं करने वाले। और रही बात टैरिफ की, तो टैरिफ के लिए हमारी और उनके साथ अभी बात चल रही है और उसके ऊपर हम लोग एक रिजल्ट के तौर पर आने वाले हैं कि यहां से हम लोग कुछ टैरिफ कम करेंगे और वहां से अमेरिका कुछ रिलीज करेगा, कुछ हम लोगों को रिलीफ मिलेगा उस टैरिफ के अंदर। तो उस पर हमारा काम चल रहा है, अभी वो चीज कोई लागू हुई नहीं है। अमेरिका ने 2 अप्रैल तक का टाइम दे रखा है सब देशों को, तो 2 अप्रैल तक हम इसका कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो निकाल लेंगे। और जो हमारी बातचीत अमेरिका के साथ चल रही है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में चल रही है, तो हम एकदम अपने आप को श्योर और श्योर मान के चल रहे हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो एक तो ये स्टैंड क्लियर हो गया कि हमारे को अमेरिका अगर कोई टैरिफ जैसे वॉर जो दुनिया के अंदर चल रहा है उस पर इंडिया एक एग्रेसिव मोड में ना आके, ना ही कुछ खास डिफेंस मोड में आके, एक बहुत स्मूथली इसको प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया और अमेरिका के रिश्ते जो हैं उसमें कोई भी कैसे भी खटास आने के चांसेस फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो एस जयशंकर ने लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक से अपना ये बयान दिया है। उसके बाद जब वो वहीं पे लंदन में थे और अपना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका चल रहा था, वहां पे जब वो जो भी न्यूज रिपोर्टर्स थे उनके जब सवालों के जवाब दे रहे थे और उसके बाद जब वो प्रोग्राम करके वहां से बाहर निकलते हैं, तो लंदन के अंदर ऐसा नहीं है ये घटना पहली बार हुई हो। ये जो दूसरी न्यूज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन 2023 से ये घटना जो है वो बैक टू बैक लंदन में देखी जा रही है। प्रो खालिस्तानी मूवमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पे एक ग्रुप है जो पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है और जब से लेबर पार्टी गवर्नमेंट में आई है तब से वो थोड़े से एक्टिव ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं। और वो इस बात को सामने रख रहे हैं कि जब इंडिया के कोई भी लीडर वहां पे जाते हैं तो वो उसको
बहुत ज्यादा अपोज करते हैं। 2023 में भी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के हाई कमिश्नर जो हमारा एम्बेसी हाउस था, वहां से इंडिया का फ्लैग को हटाना हो, ठीक है, वहां पे किसी प्रकार की हिंसक झड़प करना हो इंडियंस के साथ, ऐसी गतिविधियां वहां पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। और जिसका एक रिजल्ट हमें कल भी देखने को मिला कि जब हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके वहां से निकल रहे थे, तो उसी टाइम पर उनके गाड़ी के सामने बहुत सारे लोग थे जो एक बैरिकेड लगा रखे थे, पुलिस ने बैरिकेड के पीछे खड़े होकर खालिस्तान के फ्लैग्स को लहरा रहे थे और इंडिया को अपोज कर रहे थे खालिस्तानी मूवमेंट को लेके। लेकिन हुआ क्या कि सडनली उनमें से साइड से एक बंदा निकला जिसने कोई भी खालिस्तानी फ्लैग नहीं ले रखा था। इवन उसका जो ड्रेसअप था, इट वाज लाइक अ ट्राई कलर। उसका जो ड्रेसअप था ऐसा था जैसे वो अपने हाथ में तिरंगा लेके घूम रहा हो। तो वो जो व्यक्ति था, पुलिस का उस पर ध्यान इतना नहीं गया क्योंकि पुलिस जो थी वो खालिस्तान और पीले झंडों को रोकने के लिए वहां पे खड़ी हुई थी। दैट पर्सन जस्ट क्रॉस दैट बैरिकेड और वो भागते हुए एस जयशंकर की गाड़ी के सामने जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो एस जयशंकर की गाड़ी के पास जा रहा था, मीनवाइल उसी टाइम पे ब्रिटिश के जो पुलिस ऑफिसर्स वहां पे मौजूद थे उनकी सिक्योरिटी में, उन्होंने उसको वहां पे पकड़ा और वहां से उसको लेके चले गए। लेकिन ये बहुत एक अजीबोगरीब दास्तां थी, एक थ्रेट था एक तरीके से कि अगर इस टाइप का कोई व्यक्ति ह्यूमन बम हुआ, जो अक्सर हम लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ देखते हैं, तो उस केस में पूरा का पूरा लाइफ थ्रेटनिंग था कल एस जयशंकर के लिए। तो ये भी एक बड़ी न्यूज बन जाती है। और इंडिया ने हमारे देश के अंदर यूके के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हाई कमिश्नर है, उनको तलब भी किया, उनको ये राइटिंग में भी दिया, उनसे एश्योरेंस लिया कि इंडिया से कोई भी ऑफिशियल जब भी यूके जाएंगे, इंग्लैंड विजिट पर जाएंगे, तो उनको एक स्पेशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। और इस टाइप के जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो अपने आप को एक खालिस्तानी मूवमेंट का हिस्सा मानते हैं, इन लोगों को आपको दूर रखना पड़ेगा। और ये किसी भी प्रकार की गतिविधि यहाँ पे हो सकती थी। एग्जाम्पल अगर हम लोग दें तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हमारे एक प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी का देहांत इसी तरीके से ह्यूमन बमिंग के द्वारा हुआ था। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मोटिव था कल, जो वहां पे एक घटना घटी, उसमें एस जयशंकर साहब की जान भी बच गई और वो सेफ भी है, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इसको लेके इंडियन मीडिया ने और इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने अपना एक कड़ा रुख जाहिर किया है यूके के सामने, ब्रिटेन के सामने, कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। और ब्रिटेन की तरफ से भी इसको एश्योर किया गया है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी न्यूज पे। तो जब एस जयशंकर साहब वहीं पर बैठे हुए थे और उनसे जब इन सब चीजों पे क्वेश्चनिंग चल रही थी, तो ऑब्वियस है कि जब आपके देश के विदेश मंत्री किसी देश में जाएंगे तो आप पाकिस्तान के ऊपर तो क्वेश्चन पूछेंगे, खासकर ब्रिटेन वाले, क्योंकि पाकिस्तान बनाने के पीछे सबसे अहम रोल तो ब्रिटिश का ही था। तो उन्होंने वही क्वेश्चन वापस से एस जयशंकर साहब से पूछा कि व्हाट अबाउट द रिलेशन ऑफ इंडिया विद द पाकिस्तान, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, ये कभी स्टार्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या इसका रिजल्ट है, क्या आगे चल के होगा। तो एस जयशंकर साहब ने बड़ा स्माइल करते हुए इसका जवाब दिया। उन्होंने बोला कोई भी इशू नहीं है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हमारा पीओके खाली कर दे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली कर दे, कश्मीर का जो मुद्दा है वो रिजॉल्व हो गया। यानी कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए ना तो हमें यूएन चाहिए, ना यूएस चाहिए, ना ईयू चाहिए, ना ही दुनिया के कोई और कंट्री का उसमें इंटरफेयर चाहिए। मुद्दा बड़ा जरा सा छोटा सा है कि पाकिस्तान ने कश्मीर का एक हिस्सा कैप्चर कर रखा है। पाकिस्तान जिस दिन उस हिस्से को छोड़ देगा, उसी दिन हमारा जो कश्मीर का जो इशू है वो उनके साथ हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, न्यूज अभी उन्हीं के से कनेक्टेड रहेगी। तो एक तरफ एस जयशंकर साहब का ये बयान आना चैथम हाउस के अंदर, और दूसरी तरफ यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो मुख्यमंत्री, उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया कि जो हमारी एलओसी यानी कि कश्मीर का जो नॉर्थ और वेस्ट वाला जो हिस्सा है, एलओसी वाला जो पार्ट है, वहां पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने प्रमोट किया है बेंगूज वैली को। यानी कि इस प्रकार के कुछ वहां पे इवेंट्स जो है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं, बेंगूज इवेंट वहां पे स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिससे टूरिज्म जो है वो और अच्छे से कश्मीर के अंदर बढ़े। और खासकर ये रखा गया है पीओ के, एलओसी के आसपास रखा गया है कि वहां के लोगों को भी दिखे, वहां की जनता भी जाने कि हिंदुस्तान के अंदर वाला जो कश्मीर है वो ज्यादा खुश और ज्यादा रिच है एज कंपेयर टू द पीओ के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये दोनों तीनों बयानों का साथ साथ ही चल रहा था। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी अप्रैल के महीने में श्रीलंका के दौरे पर जाने वाले हैं। अब इस चीज को आप दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। पीएम मोदी सन 2014 से लेके अभी तक कुल मिला के 3 बार श्रीलंका के दौरे पे गए हैं। और श्रीलंका का भी जब रिसेंटली बीच में हम लोग देख रहे थे, जब वहां पे बम धमाके हुए, श्रीलंका के अंदर पूर्ण रूप से वहां पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे वो देखने को मिले, वहां की जो गवर्नमेंट क्राइसिस थे वो देखने को मिले, तो इंडिया ने एज अ ब्रदर, एज अ एल्डर ब्रदर श्रीलंका का साथ दिया। और आज भी आप जब श्रीलंका के बारे में बात करते हो तो श्रीलंका अपने दोस्तों की जब कोई लिस्ट या कोई बात करता है तो वो एक ही कंट्री बोलता है कि अगर इंडिया नहीं होता तो शायद श्रीलंका
समाप्त हो चुका होता, खत्म हो चुका होता। तो अब पीएम मोदी अप्रैल के महीने में वहां पे अपना चौथा विजिट कर रहे हैं, और ये जो चौथा विजिट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दक्षिण भारत के एक बड़े राज्य तमिलनाडु में, जो जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा बड़ा राज्य है, जहां पर लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, वहां चुनाव का माहौल बना हुआ है। वहां पे हिंदी और तमिल भाषा को लेकर हम लोग डेली इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। आज भी हालांकि ये न्यूज़पेपर के अंदर है, लेकिन कवर इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट सेम है जो 2-4 दिनों से चल रहा है, वही स्टालिन का बयान और वही यहां से कटाक्ष करना, यही बयानबाजी चल रही है, इसलिए उस न्यूज को आज हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। तो उसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी श्रीलंका का अपना एक दौरा प्लान कर रहे हैं, जिसमें वो बात करेंगे, हम लोग सोलर प्लान की बात करेंगे, सोलर सिस्टम के ऊपर किस तरीके से दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं, और जो फिशमैन है, जो मछुआरे हैं, इंडिया और श्रीलंका का जो बड़ा मुद्दा है उसको लेके कुछ बात करेंगे। तो इन बातों को लेके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अप्रैल के अंदर एक विजिट होने वाला है श्रीलंका के अंदर। फोर्थ विजिट है नरेंद्र मोदी साहब का ये, इससे पहले 3 विजिट कर चुके हैं, 2015 में, 2017 में, 2019 में। ठीक है, अब जाएंगे 2025 में। चलिए, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये दौरा और भी एक काम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ना इंडिया की एक बिम्स्टेक मीटिंग होनी है। अब ये बिम्स्टेक क्या है, BIMSTEC, ये बिम्स्टेक क्या है, इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट क्लास दूंगा कि बिम्स्टेक क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सार्क जो है वो अपने कहीं ना कहीं एक जो इंपॉर्टेंस है सार्क की वो खत्म हो चुकी है, उसको डेड व्हीकल बोला जाता है कि ये बिल्कुल खत्म है, इसमें कुछ भी एक्टिव मेंबर नहीं है। तो इंडिया ने सार्क को कॉम्पिटिट करने के लिए सार्क के एक तरीके से ऑप्शन के तौर पर बिम्स्टेक जैसी एक चीज, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। अब ये बिम्स्टेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसका एक विजिट होने वाला है, इसकी एक मीटिंग जो है वो, समिट जो है वो शेड्यूल है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस शेड्यूल के अंदर ये जो साउथ एशियन जो कंट्री है, इसके अंदर एक तो बांग्लादेश आने वाला है, दूसरा नेपाल आने वाला है। तो ये पहली बार होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है बांग्लादेश के सो कॉल्ड लीडर, जो लीडर भी नहीं है बेसिकली, मोहम्मद यूनिस के साथ, जो एडवाइजर के तौर पर वहां पे बांग्लादेश के अंदर आए थे। ही वाज द एडवाइजर ऑफ बांग्लादेश, पॉलिटिकल एडवाइजर थे मोहम्मद यूसुफ। इनके साथ एक पहली बार मीटिंग आमने सामने की होने वाली है पीएम मोदी की और मोहम्मद यूनिस की। और इसके साथ साथ केपी शर्मा ओली, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो सो कॉल्ड कम्युनिस्ट हैं, चाइनीज के कहने से, चाइना के गवर्नमेंट के कहने से वो अपने सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं, इनके साथ भी मोदी जी की एक मुलाकात होना है, इस बिम्स्टेक में तय है। तो ये दौरा जो है श्रीलंका वाला, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक के ऊपर आपको एक क्लास शॉर्ट जल्दी मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए, अगली न्यूज है, हमारे जो सीडीएस साहब हैं वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बूस्ट कॉपरेशन और शेयर्ड प्रायोरिटीज। तो हमारे जो सीडीएस हैं अनिल चौहान जी, वो पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया, वहां के सीडीएस जेम्स ली ब्रांड से उनसे मुलाकात होती है, और दोनों ही कंट्री जो है वो क्वेड के साथ साथ अपने आपस में जो भी सहयोग है सेनाओं के बीच में, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो सीडीएस है, उन्होंने बयान भी दिया है कि इंडिया के साथ जो उनका एक तरीके स्ट्रेटेजिकल जो प्लान चल रहा है आर्म फोर्सेस को लेकर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लेकर, जो हम लोग प्रैक्टिस उनके साथ कर रहे हैं, इट इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी बात यहाँ पे हुई है। वो कहते हैं वी आर कमिटेड टू वर्किंग क्लोजली विद आवर इंडियन पार्टनर टू एनहेंस द इंटरऑपरेबिलिटीज, स्ट्रेंथ, पीपल टू पीपल लिंक्स, ठीक है ना। इस टाइप की वहां पे इनके कमेंट्स आए हैं सीडीएस साहब के विजिट को लेके। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। 26/11 के जो एक्यूज्ड हैं वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, मुझे इंडिया मत भेजो। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुनाव 2014 में जब देश के पीएम बने थे, तो 2014 में पीएम बनने से पहले, मैं बात आपको 2012-13 की एक बात बता रहा हूं कि पीएम मोदी साहब ने ये बात, जब वो पीएम नहीं थे तब ये वाली बात उन्होंने बोली थी कि इंडिया अमेरिका के सामने मतलब कुछ अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहा है, चाहे जो भी वो एक्यूज पर्सन हो जो 26/11 के हमले में शामिल थे। उस टाइम पे तो डेविड हेडली जो मेन मास्टरमाइंड था वो भी था। तो उनको इंडिया लेके आने की बात इंडिया क्यों नहीं कर रहा है अमेरिका में जाके। और इस मुद्दे पे हम सभी देश के जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब अपने मनमोहन सिंह साहब जो हमारे देश के उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन आप अमेरिका से जाके बात तो करो। हालांकि उन दोनों इसके ऊपर कुछ खास निष्कर्ष नहीं निकला। पीएम मोदी जी जब 2014 में पीएम बने तो कंटिन्यू इस बात के ऊपर लगे हुए थे, और
उस बेसिकली पीएम मोदी के शासनकाल के दौरान उस टाइम पे वहां पे ओबामा का सरकार थी, उसके बाद ट्रंप की आई, फिर उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, उसके बाद वापस से ट्रंप आ जाते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिलसिला था, इसके चक्कर में ज्यादा काम उसके ऊपर नहीं हो पाया। लेकिन अभी जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के जब प्रेसिडेंट बने अमेरिका के अंदर, और जाके जब प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी इनसे मिलते हैं, तो वो बात करते हैं कि जी हमें जो एक्यूज्ड है 26/11 का वो चाहिए, जिसका नाम है तहावुर राणा। ठीक है, ही इज अ पाकिस्तानी मुस्लिम गाय जिसके पास कैनेडियन नागरिकता है, सिटीजनशिप है। वो अमेरिका के अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटीज में पकड़ा गया, और जब वो पकड़ा गया तब पता चला कि ये वही राणा है जिसको इंडिया की जो गवर्नमेंट है काफी समय से इंडिया के लिए प्रत्यर्पण करने के लिए डिमांड अमेरिका के सामने रख रही है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ था। जब डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिले तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वाली बात कही थी कि हम लोग राणा, जो 64 साल के आसपास का एक आतंकवादी व्यक्ति, उन्होंने एक वर्ड भी यूज किया था, ही इज अ एविल, ही इज अ टेररिस्ट, तो हम लोग उसको इंडिया भेजने के लिए तैयार हैं। अब जब ये डिमांड सामने से आ जाती है, तभी राणा साहब अपनी बीमारियां गिना देते हैं। बीमारियां भी देखोगे तो वो साफ कहते हैं कि मेरे पास इतनी बीमारी है, और इंडिया की जेल में मैं जाऊंगा तो वहां पे इंडियंस जो गवर्नमेंट है, जो उनकी गवर्निंग अथॉरिटीज है, वो मेरे को बहुत बुरी तरह वहां पे ट्रीट करेंगे, वहां पे शायद मैं ठीक से रह भी नहीं पाऊंगा। अपनी बीमारियां भी देखोगे तो कैसे गिनाते हैं, वो कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उनको, जैसे कि हार्ट अटैक, जैसे कि आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन, सजेशन ऑफ ब्लैडर कैंसर बताया उन्होंने 3rd स्टेज का, और क्रोनोलॉजिकल किडनी डिसीज बताई है, और उसके अलावा अस्थमा की प्रॉब्लम बताई है, और कोविड-19 के बहुत सारे उन्होंने अपने इन्फेक्शन गिना दिए, ये बोलते हुए कि मुझे इंडिया मत भेजो। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो कह रही है वो आपकी बीमारी जितनी भी है, इंडिया के अंदर जो डॉक्टर है, बेसिकली यूएस में भी जो डॉक्टर है उनको भी एक तरीके से इंडियन डॉक्टर ही लीड करें, इतने हैवी जो भी वहां पे डॉक्टर्स हैं उसमें इंडियंस ही ज्यादा हैं, तो वही डॉक्टर आपको वहां भी ट्रीटमेंट करेंगे, और उसकी रिपोर्ट हम आप वहां से डायरेक्ट मंगा लेंगे। तो ये एक्सक्यूज आपके नहीं चलेंगे। इन्होंने एक्सक्यूज दिया, कोर्ट के अंदर फाइल है, मीडिया ने और गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कोर्ट का क्या डिसीजन आता है इसके ऊपर नजरें सबकी बनी रहेंगी। उसके बाद ये यूएई से एक न्यूज है कि ये कुछ समय से ही बेसिकली यूएई के अंदर चल रहा है। उसमें क्या है कि कुछ इंडियंस वहां पे उसमें एक मर्डर केस में इन्वॉल्व थे, जिनको एग्जीक्यूट किया गया, जिनको फांसी की सजा दी गई है। और ये इंडियंस जो थे, ये बड़ा न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक महिला है जिनका नाम है शहजादी खान, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, एक व्यक्ति है मोहम्मद रिनाश जो केरल के हैं, और एक है 3rd पर्सन है मुरलीधरन, जो वो भी केरल से बिलोंग करते हैं। तो इनके ऊपर आरोप ये था शहजादी खान के ऊपर कि इन्होंने, ये बेसिकली एक आया का काम करती थी एक घर के अंदर, तो इनके ऊपर आरोप ये था कि जिस बच्चे की ये केयर टेकर थी, उस बच्चे की जान लेने का आरोप इनके ऊपर था, और इनकी हेल्प करने का आरोप केरल के इन दोनों व्यक्तियों के ऊपर था, जिसके चलते इनको अभी रिसेंटली इनको एग्जीक्यूट किया गया। वहां पे इनके फांसी की सजा दी गई। हालांकि वहां पे फांसी नहीं दी जाती, वहां पे तो लाइन में खड़े करके 5 आदमी गोली चलाते हैं, किसी एक की गन में गोली होती है, ठीक है, और वो उसी से वो मर जाता है। तो मारने वाले को भी नहीं पता कि किसकी गोली से मरा है, मरने वाले को भी नहीं पता कि वो किसकी गोली से मर रहा है। इस टाइप की वहां पे वो लोग सजा का ऐलान वहां पे होता है। तो ये न्यूज है, इन्होंने यूएई ने क्लियर किया है। यूएई ने बोला है कि भैया हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी है, कोर्ट के पूरे ऑर्डर्स इनको दिए हैं, हमने इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था, 15 फरवरी को हमने फांसी दे दी है। और शहजादी खान की फैमिली बोलती है कि जी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो 28 फरवरी को आई है, और इसके लिए हम लोगों ने फिल्मी स्टार से लेके गवर्नमेंट, योगी जी, मोदी जी, सबके पास हम लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी सुनी नहीं। शायद इसलिए क्योंकि मोदी और योगी जी जो हैं, उन दोनों के अपने कोई बच्चे नहीं है, कोई बेटी नहीं है, शायद इसलिए वो लोग हमारी इस बातों को सीरियस नहीं ले रहे हैं। इस टाइप का उन्होंने एलिगेशन गवर्नमेंट के ऊपर लगाया है। चलिए, जेलेंस्की थैंक यू बोल रहे हैं यूरोपियन यूनियन को। इसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी कि थैंक यू किस बात पर बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अमेरिका के साथ जो एक रिफ्ट था, एक जो गैप बन गया था उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में अमेरिका और जेलेंस्की की बहुत तीखी बहस हुई थी। जेडी वेंस के साथ उन्होंने गाली गलौज कर दी थी अमेरिका के राष्ट्रपति को, वो सुन नहीं रहे थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनका लंच कैंसिल करके उनको वहां से जाने के लिए कह दिया था। उसके बाद जब वो यूरोपियन यूनियन में जाते हैं तो वहां पर सभी देश जो है वो मिलकर उसको संभालते हैं, उसको पेमेंट, पैसा, हथियार, हर चीज का उसको प्रॉमिस भी करते हैं, और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि विल ट्राई कि आपका जो भी रिफ्ट है हम लोग अमेरिका के साथ खत्म करने की कोशिश करें। और वो रिफ्ट जो था फाइनली उसको खत्म किया गया, और जिसके चलते यूक्रेन और अमेरिका के बीच में एक समझौता हो रहा है, जो वहां के मिनरल्स और माइंस का जो भी प्रोटेक्शन होगा वो आगे से अमेरिका करेगा। इसी बिहाफ पे अमेरिका रशिया के साथ यूक्रेन का जो युद्ध है उसको समाप्त करवाने वाला है। उसके लिए जेलेंस्की साहब ने उनको थैंक यू यूरोप को बोला है। आगे है
ट्रंप हमेशा न्यूज में रहते हैं, हम लोग जानते ही हैं इनको। तो ट्रंप ने गाजा को वार्न किया है कि यू आर डेड इफ होस्टेज नॉट फ्रीड। तो गाजा पट्टी जो एक इजराइल के साथ जो भी बाउंड्री शेयर हो रही है, जहां पे हमास जैसा एक आतंकवादी संगठन काम करता है, तो ये सीज फायर हो रखा है काफी समय से वहां पे, दोनों ही इजराइल और गाजा या हमास के बीच में। गाजा तो एक जगह है, बेसिकली इजराइल का युद्ध हमास के साथ चल रहा है, जिसके चक्कर में गाजा के जो लोग हैं वो इफेक्ट हुए हैं, उनको गाजा खाली करना पड़ा है। गाजा पूरा खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और जो बंधक अभी हमास के पास है, उनको छोड़ने के लिए कि जितने भी हैं उसको इमीडिएट इफेक्ट के साथ हमास रिलीज करे, अदरवाइज हमास को पता भी नहीं चलेगा, या गाजा में जो भी लोग उनके साथ मिले हुए हम सभी लोगों को खत्म कर देंगे। और बड़ा क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं, दिस इज योर लास्ट वार्निंग फॉर द लीडरशिप, नाउ द टाइम टू लीव गाजा। ठीक है, उसके बाद ट्रंप बोल रहे हैं, ही ऑल्सो वार्न कि टू द पीपल ऑफ गाजा अ ब्यूटीफुल फ्यूचर अवेट्स, क्योंकि ये बात हम लोगों ने एक बार पहले भी कवर की थी कि गाजा अब जो भी कायाकल्प होने वाला है उसके अंदर अमेरिका अपना सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। अमेरिका ने बोला है कि गाजा के अंदर जितना नुकसान हुआ है उस सभी चीजों को हम लोग एक बहुत खूबसूरत सिटी बनाएंगे। हालांकि गाजा के अंदर सभी बिल्डिंग है, सभी एरिया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है, पता नहीं कितनी बिल्डिंगों के नीचे कितनी लाशें अभी दबी होंगी, क्योंकि लाशें भी निकालने के लिए वहां पे फुर्सत नहीं है, क्योंकि लाश निकालने जाओ तो में दूसरे बम गिर जाते हैं। और अमेरिका ने उसी लाशों के ऊपर शायद एक नया शहर बनाने की सपना देखा हुआ, जिसके चक्कर में उसने गाजा के लोगों को इस चीज के लिए बोला है कि एक अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, इसलिए हमास का साथ छोड़े और हमास आपके पास जितने भी बंधक हैं इजराइल के और अमेरिका के, उनको इमीडिएट रिलीज करें, क्योंकि अमेरिका हर वो चीज इजराइल को दे रहा है जो उसको चाहिए आपको खत्म करने के लिए। ठीक है ना, ट्रम्प सेड ही वाज सेंडिंग इजराइल एवरीथिंग इट नीड टू फिनिश द जॉब। क्लियर कट बात उन्होंने ये वाली बात बोली है। अब ट्रंप के कटाक्ष में हमास ने अपना रिप्लाई कर दिया। हमास कह रहा है कि जो आपने सीज फायर किया है, ठीक है ना, ये सीज फायर बेसिकली कोई अभी तक प्रूफ नहीं किया। आप जहां सीज फायर की बात करते हो वहीं पे 4 दिन के बाद कहीं और धमाका देखने को मिलता है। तो जब तक सीज फायर पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बंधकों को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जब हमने छोड़ दिए तो आप हमें नहीं छोड़ोगे। तो वो कह रहे हैं कि ट्राइंग टू बैक आउट ऑफ दिस सीज फायर एग्रीमेंट दे रीच इन दी जनवरी का सीज फायर एग्रीमेंट, जिसको इन्होंने अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, ऐसा हमास का आरोप है अमेरिका और इजराइल के ऊपर। आगे चलते हैं। साउथ कोरिया फाइटर जेट्स एक्सीडेंटली ड्रॉप बम्स, वो भी नॉर्थ कोरिया के पास, जिसमें 15 सिविलियंस इंजर्ड हुए। अब देखिए हुआ क्या कि साउथ कोरिया और अमेरिका की जो सेनाएं हैं, वो बेसिकली जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे, दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ गलत कोऑर्डिनेट मिलने की वजह से कुछ पायलट ने कुछ बम वहां पे गिरा दिए जो नॉर्थ कोरिया के बाउंड्री के साथ लगते थे। हालांकि गिरे साउथ कोरिया में ही है, और जो 15 लोग जो इंजर्ड हुए वो साउथ कोरियन ही है। लेकिन नुकसान सबसे बड़ा यहाँ पे ये हो सकता था कि अगर ये बम साउथ कोरिया में ना गिर के हल्का सा आगे जाके, कुल मिला के 15-20 किलोमीटर का गैप था, 15-20 किलोमीटर आगे जाके अगर वो नॉर्थ कोरिया के पास गिरते तो युद्ध छिड़ना तो एक बहुत बेसिक बात है। युद्ध छिड़ने से पहले सारा क्षेत्र बर्बाद हो जाता, क्योंकि जिस एरिया के पास 15-20 किलोमीटर दूर के आसपास ये बम गिरे हैं, वो 15-20 किलोमीटर दूर नॉर्थ कोरिया का जो सेंटर है वही नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर सेंटर भी है। अगर ये बम यहां ना गिर के नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर सेंटर में बनते तो कोरिया तो पूरा दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाता। हालांकि अमेरिका, साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को प्रॉमिस किया है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये जानबूझ के किया गया काम है या गलती से। वैसे तो गलती ही मानी गई है पायलट की, क्योंकि उसके पास कोऑर्डिनेट गलत थे, लेकिन एक हाई लेवल इसमें एक टीम बनाई गई है जिससे नॉर्थ कोरिया फिलहाल शांत है। और अगर इसकी रिपोर्ट नॉर्थ कोरिया के अकॉर्डिंगली नहीं आई तो नॉर्थ कोरिया क्या करेगा ये तो हम सब जानते हैं। नॉर्थ कोरिया के जो मालिक हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। चलिए, इन सब न्यूज के बाद हम लोग इंडिया की 2 न्यूज और ले लेते हैं। आरएसएस के एक लीडर हैं सुरेश जोशी। ये न्यूज इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मान रहा हूं क्योंकि इंडिया के अंदर इस टाइम पे एक युद्ध टाइप का छिड़ा हुआ लैंग्वेज को लेकर, और सुरेश जोशी साहब ने एक बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है आपके लिए कि आपको मुंबई में या महाराष्ट्र में रहना तो आपको मराठी आनी पड़ेगी। अब जैसे ही इन्होंने ये बात बोली, वैसे तमिलनाडु के अंदर जो एक आग लगी हुई थी लैंग्वेज को लेके, उन्होंने भी इस पे कटाक्ष किया। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी महायुक्ति जिसको बोलते हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता और एनसीपी के शरद पवार जैसे नेता हैं, उन लोगों ने भी यहाँ पे सुरेश जोशी को कटाक्ष किया और उन्होंने बोला कि क्या आप यूपी में जाके ये बात बोल सकते हो योगी साहब के सामने कि यूपी में रहने के लिए, काम करने के लिए हिंदी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की बहस दोनों के बीच में छिड़ गई है। हालांकि सुरेश जोशी साहब ने अपने वर्ड वापस लिए और उन्होंने क्लियर कर दिया। जोशी ने बोला है कि इशूड क्लैरिफिकेशन दैट मराठी इज द लैंग्वेज ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड ऑल लिविंग हियर मस्ट लर्न इट। इसके साथ साथ जो
बीजेपी की सरकार है, जो वहां पे देवेंद्र फडणवीस जो सीएम साहब हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि मैंने जोशी साहब का बयान तो नहीं सुना, लेकिन मैं अपना स्टैंड और बीजेपी का स्टैंड लैंग्वेज पे क्लियर बोल देता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठी इज द ओनली लैंग्वेज। ये हमारा स्टैंड है जो एकदम क्लियर है। ठीक है, उसके अलावा ऑलमोस्ट लास्ट न्यूज है कि फॉर्मर सीजेआई और हरीश साल्वे सेट अप अपीयर बिफोर द जेपीसी। तो फॉर्मर सीजे की यहाँ पे बात हो रही है, जो भी राज्यसभा मेंबर बन चुके हैं। हम लोग बात कर रहे हैं रंजन गोगोई की, जिन्होंने अयोध्या वाले मामले पे फैसला सुनाया था कि वहां पे मंदिर बनेगा। ठीक है, और उसके अलावा हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट साहब हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया का हमेशा पक्ष रखा और फीस भी कुछ खास उन्होंने इंडिया से कभी इसकी चार्ज नहीं करी है। इन्होंने एक कमेटी के सामने, इनको कमेटी का एक बेसिकली इनको मेंबर बनाया गया। वो पैनल क्या है, वो किस बारे में बात हो रही है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन का लेकर जो मैटर चल रहा था, उसको लेके एक कमेटी बनेगी, जिसके अंदर रंजन गोगोई और हरीश साल्वे दोनों ही जो व्यक्ति हैं वो इसके मेंबर रहेंगे। ठीक है ना। ये बेसिकली जो पूरा का पूरा मैटर है, ये 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2024, जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो लेके आए थे एक प्रपोजल, रामनाथ कोविंद साहब जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी अध्यक्षता में, उसको लेके एक प्रपोजल था जो 129वां अमेंडमेंट प्रपोज्ड है। अब इस कमेटी को लीड करेंगे, जिसका नाम होगा हरीश साल्वे और सीजेआई रंजन गोगोई। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो बीजेपी के जो सीनियर एमपी रहेंगे वो रहेंगे पीपी चौधरी साहब। तो ये लोग मिलके इसके ऊपर काम करने वाले हैं। ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके आसपास बहुत बनते हैं और 100% बनते हैं। चलिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को पावर दे दी है। ये बड़ा एक मुद्दा चल रहा था कि ईडी के पास ये पावर रहेगी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सूर्यकांत साहब और जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने एक ये ईडी को पावर दे दी है कि ईडी जिसके ऊपर कोई भी आरोप लगा रही है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का या कुछ भी हो, तो आरोपी की जो प्रॉपर्टी है वो उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये पावर जो है ये ईडी के पास आ गई है। तो यहाँ पे जजों के नाम आपको पता होना चाहिए, एक सूर्यकांत है और एक कोटेश्वर सिंह है। ठीक है, ये न्यूज है दोस्तों जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज की। ये द हिंदू की वो न्यूज है जो आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।